नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि अमाल किस देश का मंगल ऑर्बिटर है। इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमीरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोला हुआ है? पाकिस्तान, चीन, ईरान या भूटान? इसका सही उत्तर है भूटान। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत और भूटान के बीच पश्चिम बंगाल के जयानगर और भूटान के पखासा के बीच नया व्यापार मार्ग खोला गया है। जयगांव और पसाखा के बीच यह लिंक इस कोरोना के समय में दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा। 15 जुलाई को भारत सरकार की ओर से पसाखा में अतिरिक्त लैंड कस्टम स्टेशन खोला गया है। पसाखा इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए औद्योगिक कच्चे माल और वस्तुओं की आवाजाही के लिए एक नए भूमिगत मार्ग से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जयगांव और फ्यूनशोलिंग मार्ग पर वाहनों की भीड़ भी कम होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणियों में फीस निर्धारित कर दी है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? इसका सही उत्तर है पंजाब। आइए जानते हैं इसके विषय में। पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए नए रेट लिस्ट तय कर दिए हैं। इसके तहत सामान्य स्थिति में बिना वेंटिलेटर के आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन, मेडिकल और एडमिशन फीस मिलाकर 10,000 रुपये तय किए गए हैं। वहीं NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 9,000 रुपये तथा राज्य में पूर्व PGI डायरेक्टर के तलवार की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने नई फीस निर्धारित की हुई है। इसमें प्रतिदिन के हिसाब से आइसोलेशन बेड, ICU उपचार और अस्पताल में भर्ती शुल्क को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने समय में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? 5 साल, 7 साल, 8 साल या 3.5 साल? इसका सही उत्तर है 3.5 साल। आइए जानते हैं इसके विषय में। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा है कि भारतीय रेलवे अगले 3.5 साल में 100% विद्युत चालित रेलवे नेटवर्क बन जाएगा। इसके साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी बन जाएगा। वर्तमान में रेल का 55% नेटवर्क विद्युत चालित है और यह 3.5 साल में 100% विद्युत चालित नेटवर्क हो जाएगा। 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बनाने के क्रम में 1,20,000 किलोमीटर का ट्रैक होगा। 2030 तक हम उम्मीद करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे भी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? इसका सही उत्तर है पर्यटन मंत्रालय। आइए जानते हैं प्रसाद योजना के बारे में। पर्यावरण मंत्रालय ने 2014-2015 में तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान मिशन प्रसाद लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य चिन्हित तीर्थ स्थलों व धरोहरों गंतव्यों का समेकित विकास करना है। आइए जानते हैं इसके विषय में। पर्यावरण मंत्रालय की प्रसाद स्कीम के तहत गुजरात के सोमनाथ में तीर्थ यात्रा सुविधाओं का विकास किया गया है। हाल ही में विकास योजना का उद्घाटन किया गया। मार्च 2017 में प्रसाद स्कीम के तहत गुजरात के सोमनाथ में तीर्थ यात्रा सुविधाओं की विकास परियोजना के लिए 45.36 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। परियोजना के तहत पार्किंग, पर्यटन सुविधा केंद्र एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण विश्व स्तरीय सुविधाओं का विकास भी किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निष्ठा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना, वृद्धजनों को सुरक्षा प्रदान करना, आयात को कम करके आत्मनिर्भर बनाना या पर्यावरण को संरक्षित करना? इसका सही उत्तर है शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना। आइए जानते हैं निष्ठा प्रोग्राम के विषय में। सबसे पहले निष्ठा प्रोग्राम का फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, मतलब एकीकृत शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम। आइए जानते हैं सबसे पहले निष्ठा कार्यक्रम की पूर्ण डिटेल्स के बारे में। शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आप सभी को यहाँ पर इसके मंत्रालय का भी नाम याद रखना है, के द्वारा प्रमुख कार्यक्रम को 21 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। यह एक राष्ट्रीय पहल है जिसके अंतर्गत स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। आइए जानते हैं इसके विषय में अन्य और बातें। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश सिंह पोखरियाल ने
आंध्र प्रदेश में 1200 प्रमुख विषय विशेषज्ञों के लिए पहला ऑनलाइन कार्यक्रम निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत इस कार्यक्रम को अपनाया है। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम को राज्य स्तर पर NCERT द्वारा संपन्न कराया गया है। 24 लाख शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के प्रशिक्षण के लिए निष्ठा को ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है। इसके लिए NCERT द्वारा दीक्षा और निष्ठा पोर्टल शुरू किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने चमड़े के कारीगरों के लिए किस स्थान पर अपनी तरह का पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र खोला है? पटना, नागपुर, दिल्ली या चेन्नई? इसका सही उत्तर है दिल्ली। आइए जानते हैं सबसे पहले खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में। यह भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में संसद के अधिनियम खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने चमड़े के कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली में अपनी तरह का पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र खोला है। आप सभी को याद रखना होगा कि यह प्रोग्राम खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने स्टार्ट किया है। केंद्र को सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा, आप सभी को यहाँ पर केंद्रीय सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा को भी याद रखना चाहिए, जो इस मंत्रालय की एक इकाई के रूप में है तथा तकनीकी जानकारों के साथ स्थापित किया गया है। यह फुटवेयर प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र उच्च गुणवत्ता के जूते बनाने के लिए चमड़ा कारीगरों को 2 महीने का व्यापक प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रहा है। साथ ही प्रशिक्षित कारीगरों को 2 महीने का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अपना जूता बनाने का व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकार के अनुसार किस वर्ष तक दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर 330 मिलियन टन तक होने की संभावना है? 2030, 2028, 2026 या 2024? इसका सही उत्तर है 2024। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, आप सभी को यहाँ पर इनका नाम याद रखना होगा, इनका नाम है गिरिराज सिंह, द्वारा 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए कार्यान्वयन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत 24 जून 2020 को मंजूरी प्रदान की गई थी। भारत द्वारा वर्तमान में 188 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है और 2024 तक दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर 330 मिलियन टन होने की संभावना है। अभी केवल 20 से 25% दुग्ध प्रशिक्षण क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सरकार की कोशिश है इसे 40% तक लाया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजाद पट्टन हाइडल बिजली परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? सतलुज नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी या रवि नदी? इसका सही उत्तर है झेलम नदी। आइए जानते हैं इस परियोजना के विषय में। चीन और पाकिस्तान द्वारा 700 मेगावाट के आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए $1.5 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह परियोजना पीओके के सुधोटी जिले में झेलम नदी के किनारे पर चल रही है। झेलम नदी पर $2.3 अरब की 1100 मेगावाट की कोहाला परियोजना के बाद चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत यह दूसरी बिजली परियोजना है। पीओके में झेलम नदी पर करोट हाइड्रो पावर स्टेशन तीसरी बड़ी परियोजना है। भारत ने पीओके और गिलगित बलूचिस्तान क्षेत्र में बांधों तथा अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण का विरोध किया है, क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। भारत ने पीओके और गिलगित बलूचिस्तान क्षेत्र में बांधों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण का विरोध किया है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के भीतर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर द्विपक्षीय परियोजना है। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। इसे 2015 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू एवं तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री एवं भंडारण पर पाबंदी लगा दी है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? इसका सही उत्तर है 1 वर्ष। आइए जानते हैं इसके विषय में। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली में गुटखे पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल के प्रभारी डॉक्टर BS चारण के अनुसार इन दिनों सुपारी में भी तंबाकू मिलाकर बेची जाती है। इसके अलावा पान मसाला, लौंग व इलायची के साथ भी तंबाकू को मिलाकर बेचा जा रहा है, जिसे लोग खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि यह सभी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस फैसले से दिल्ली में इन उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में CSL कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश के लिए दुनिया के पहले पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण का अनुबंध प्राप्त किया है? ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे या स्वीडन? इसका सही उत्तर है नॉर्वे।
आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची ने नॉर्वे के लिए दुनिया के पहले पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिक जहाज के लिए अनुबंध प्राप्त किया है। CSL भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक जहाज निर्माता है। यह विद्युत पोत परियोजना नॉर्वे की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे आंशिक रूप से नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसका उद्देश्य ओस्लो में माल ढुलाई के लिए उत्सर्जन मुक्त परिवहन की व्यवस्था करना है। यह पोत शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ दुनिया के व्यावसायिक शिपिंग के क्षेत्र में एक नया मापदंड स्थापित करेगा। वेसल का डिजाइन नॉवल डायनामिक्स नॉर्वे द्वारा कोंग्सबर्ग मैरीटाइम सिस्टम का उपयोग करके तैयार किया गया है, जिसमें CSL द्वारा विस्तृत इंजीनियरिंग की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा के अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पैट कमिंस, ब्रेट ली, जोश हेजलवुड या जॉन हेस्टिंग्स? इसका सही उत्तर है ब्रेट ली। आइए जानते हैं इनके विषय में। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। आइए जानते हैं ब्रेट ली के बारे में। ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैकग्रॉ के बाद दूसरे ऐसे गेंदबाज बने हैं जिसने टेस्ट और वनडे दोनों संस्करणों में 300 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। ब्रेट ली ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ वर्ष 1999 में की थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रेट ली ने 76 टेस्ट में 310 विकेट लिए हैं, जबकि 221 वनडे में 380 विकेट लिए हैं। 25 T20 मुकाबलों में ब्रेट ली के नाम 28 विकेट दर्ज हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? मैथ्यू लेकी, मैथ्यू रेयन, माइल जेडेनिक या टॉम रोजिक? इसका सही उत्तर है माइल जेडेनिक। आइए जानते हैं इनके विषय में। ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइल जेडेनिक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 मैच खेले हैं। उन्होंने टीम के लिए 2015 में एशियाई कप खिताब भी जीता है। वे 3 विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेले थे। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, रोम, पेरिस या न्यूयॉर्क? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल एवं फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।